Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो फिफ्थ लेक्चर लेकर आया हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का। तो पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने देखा था। तो क्या था रिलेशन, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R था। तो अगर हम इस R को इन टर्म्स ऑफ अगर सेम यूनिट में लिखें, मतलब Cp एंड CV एंड R को इन टर्म्स ऑफ हम सेम यूनिट लिखें, तो इसका जो हीट एंड एनर्जी का जो यूनिट है हम सेम यूज़ करें तो R/J हमने लिखा था। J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। तो अगर इसको हम अगर मोलार मास के फॉर्म में लिखे तो इसका फाइनल फार्मूला क्या आया था, Sp माइनस SV इक्वल्स टू R/m0 इंटू J आया था। देन उसके बाद हमने मोनोएटॉमिक के लिए Cp एंड CV क्या होता है, डायटॉमिक के लिए क्या होता है एंड पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होता है हमने फाइंड आउट किया था। एंड गामा भी हमने फाइंड आउट किया था। तो गामा क्या होता है, Cp एंड CV का रेशियो होता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर 4 नहीं देखा है तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ये लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अभी तक जो हमने पोर्शन कवर किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोर्शन कवर किया था। तो अभी जो हमारा आधा पोर्शन बचा है वो है रेडिएशन का। मतलब अभी से लेक्चर नंबर 5 से सिर्फ हमारा रेडिएशन पोर्शन बचा है, हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, किया नोट डाउन। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रेडिएशन, ओके। तो यहाँ पर कुछ कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन दिए हैं, मैं कवर करूँगा। कैन यू रिकॉल के जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत सारे आपके जो डाउट्स है आपके कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं इस कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो क्वेश्चन का मीनिंग होता है हिंदी में कि हीट ट्रांसफ़र के कौन कौन से मेथड है या फिर कौन कौन से मोड्स है, जिसको हम मोड्स बोलते हैं। मोड्स मतलब क्या होता है, टाइप होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो पूरा रेडिएशन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिक है रेडिएशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन कौन से मोड है कि जिसके हम हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 3 मोड्स है। फर्स्ट है कंडक्शन, ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क आंसर कंडक्शन। सेकंड मेथड है कन्वेक्शन, ये हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, याद आ रहा है, ओके। रेडिएशन थर्ड वाला है रेडिएशंस, ओके। तो अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। तो जब कौन सा भी अगर हीट है, हीट जब ट्रांसफ़र होता है तो ये तीनों में से मेथड में से एक मेथड से वो ट्रांसफ़र होता है। या तो कंडक्शन से ट्रांसफ़र होगा, कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र होगा, या फिर रेडिएशन से ट्रांसफ़र होगा। तो कंडक्शन क्या होता है हम देख लेते हैं। तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन में, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण ट्रांसफ़र होता है। देखो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइटली पैक होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो एटम होते हैं ना, बहुत टाइटली पैक होते हैं। हमने केमिस्ट्री में स्टडी किया है सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो अगर इस सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं, ये सॉलिड मतलब हम मार्कर ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी जब मार्कर को हम हीट देंगे तो ये जो हम यहाँ पर मार्कर ही कंसिडर कर लेते हैं, चलो ओके, ये मार्कर है। तो इस मार्कर का जो हम अगर बहुत माइक्रोस्कोपिक का स्ट्रक्चर निकाले तो ऐसे आता है। तो जब हम इसको अगर हीट देते हैं तो क्या होता है, ये जो नीचे के मॉलिक्यूल है ना, ये वाइब्रेट होने लगते हैं। जैसे ही इसको हीट मिलती है ना, ये नीचे के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। तो ये वाइब्रेट होने के कारण इसको हीट मिलता है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के नेबरिंग मॉलिक्यूल को क्या करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है। तो ये वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेट होने के कारण क्या होता है, ये नेबरिंग एटम को क्या करता है, नेबरिंग मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करता है। तो वैसे ही ये क्या होता है, हीट ऐसे 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 ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण
हीट ट्रांसफ़र होता है। जब हम इसको हीट देते हैं तो बाय यूजिंग मॉलिकुलर वाइब्रेशंस द हीट गेट ट्रांसफर टू द नेबरिंग एटम, इट इज़ कॉल्ड एज द कंडक्शन। अभी कन्वेक्शन में क्या होता है सॉरी, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में होता है मास ट्रांसफ़र। अगर हम वाटर को अगर हीट देते हैं, देखो अगर हम वाटर को हीट देते हैं तो क्या होता है, नीचे से अगर हम हीट देते हैं वाटर को, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल नीचे वाले है, ये इसको हीट मिलता है तो ये मॉलिक्यूल लाइटर हो जाते हैं, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अगर H2O मॉलिक्यूल को हीट मिलता है तो ये लाइटर हो जाता है, इसका वेट कम हो जाता है, तो वेट कम होने के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है, ये मॉलिक्यूल ऊपर चला जाता है। और जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो ऊपर के मॉलिक्यूल है ये नीचे आते हैं। मतलब कन्वेक्शन में क्या होता है, मास ट्रांसफ़र होता है। तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, द हीट गेट ट्रांसफ़र बिकॉज ऑफ द मास ट्रांसफ़र। तो ये मास ट्रांसफ़र होने की वजह से टोटल क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन में। अभी रेडिएशन में क्या होता है, अभी रेडिएशन में देखते हैं। तो रेडिएशन में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है इन द पैकेट ऑफ फोटॉन्स। तो एक एनर्जी होता है, एनर्जी का एक बंच होता है, तो ये फोटॉन होते हैं जिसको हम प्लैंक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लैंक्स होते हैं एनर्जी के, तो ये फोटॉन होते हैं, तो ये फोटॉन के कारण क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो एक फोटॉन दूसरा फोटॉन के ट्रांसफ़र करता है एनर्जी, तो ये सिर्फ फोटॉन के माध्यम से क्या होता है, रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अभी तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कैन यू रिकॉल का कवर हो गया है। तो कौन कौन से मेथड है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। तो रेडिएशन में क्या होता है कि जो प्लैंक्स होते हैं एनर्जी के, देखो ये सन है, ठीक है, तो सन से जो रेडिएशन आते हैं, सन से जो लाइट आता है अर्थ के पास कैसे आता है, ये अर्थ है और ये सन है, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होता है कि कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। इधर मीडियम की ज़रूरत होती है, इधर पर मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन इधर मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इधर से ये वेव्स जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे आते हैं, अर्थ की ओर आते हैं, और ये एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है, इन द पैकेट्स ऑफ फोटॉन। तो ये जो एनर्जी है इन द पैकेट्स ऑफ फोटॉन के रूप में होता है। मैक्सवेल जो प्लैंक्स थ्योरी आपने देखी थी, शायद 11th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की होगी, तो ये होता है, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या होता है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया, तो देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फर्स्ट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और थोड़ा हमने शॉर्ट में इसका डिटेल में डिस्कशन किया है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, जिसको हम EM बोलते हैं। कौन बताएगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड ये जेड डायरेक्शन, मतलब जेड एक्सिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन परफेक्ट देखिए। जब वो ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जब वो ट्रांसमिट होते हैं, तब उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसी वेव है जिस वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अगर वो तीनों जो क्वांटिटी है, अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वेव्स इन विच, मैं रिपीट करता हूँ, द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आ गया समझ में, ये बेसिक चीज़ थी। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, डज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन नीड अ मटेरियल मीडियम।
तो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, डज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन नीड अ मटेरियल मीडियम। तो अगर हीट ट्रांसफर अगर रेडिएशन से हो रहा है तो हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखा। फर्स्ट कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अगर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता है क्या? क्योंकि कंडक्शन में मटेरियल मीडियम लगता है एंड कन्वेक्शन में भी चाहिए, इसेंशियल है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है नो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है थर्ड का नो, क्योंकि यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो जो लाइट है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो अगर मीडियम की आवश्यकता होती तो अगर होती तो सन से अर्थ तक लाइट मतलब आता ही नहीं था। ये जो हीट है ना, ये जो रेडिएशन है ना, या फिर ये जो लाइट है ना, सन से अर्थ तक पहुंचता ही नहीं था, क्योंकि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर है एंड अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, टोटल वैक्यूम है। यहाँ कोई मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। तो ये वैक्यूम से भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पास होता है। मतलब क्या होता है, हीट भी क्या होता है, रेडिएशन से, मतलब रेडिएशन में क्या होता है, कोई मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब भी रेडिएशन होता है तब हीट क्या होता है, हीट को किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दैट्स इट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। ओके ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये जो रेडिएशन का पूरा बेसिक है, अगर ये आपको समझ में आता है तब भी, मतलब ये अगर ये आपको समझ में आता है तो ही आपको ये जो रेडिएशन जो पोर्शन है हमारा, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो का ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ पर रीड करता हूँ। इफ़ अ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन अ वैक्यूम separated from each other, can they exchange a heat? If yes, which mode of transfer of heat causes change in their temperature? If not, gives the reason। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन किया। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। देखो डू यू नो का जो क्वेश्चन है ना, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चन है। ये डू यू नो के कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ना, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर ये आपको आते हैं ना, आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो डू यू नो का यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, अगर वैक्यूम में अगर एक हॉट बॉडी है एंड दूसरी कोल्ड बॉडी है, ठीक है, तो ये वैक्यूम है। ये जो मीडियम है ये कौन सा है, वैक्यूम है। तो क्या वैक्यूम में इस दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ पर वैक्यूम होने के कारण भी क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रेडिएशन। तो ये हॉट बॉडी क्या करता है, यहाँ पर उसका जो हीट है इमिट्स करता है, एंड ये कोल्ड बॉडी क्या करता है, इसका जो हीट है वो रिसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैक्यूम मीडियम होने के बावजूद भी हीट ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है। मतलब ये जो हीट ट्रांसफ़र है कौन से मोड से हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस हीट ट्रांसफ़र होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन में क्या होता है कि एक बॉडी इमिट करती है और ये जो इमिट बॉडी है एनर्जी इमिट करती है और ये ऐसे ही पास होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो अभी जो आप आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट। So write down the title, absorption, reflection and transmission of heat। ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है, बहुत IMP टॉपिक है ये भी। तो एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि हीट के 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र है। फर्स्ट कंडक्शन है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन है। तो रेडिएशन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज सन का हम एग्जांपल लेते हैं, तो सन क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, ये पूरे डायरेक्शन में ये क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, वो इमिट करता है। ओके, तो ये हमारी अर्थ है यहाँ पर, तो यहाँ से वो रेडिएशन यहाँ आएंगे। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अर्थ क्या कर रहा है, उसका एनर्जी वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो अभी कौन सा भी ऑब्जेक्ट, अगर हमने यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट ले लिया, हॉट ऑब्जेक्ट अगर ले लिया, यहाँ पर अगर कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा, हीट इमिट करेगा। एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक तो वो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा एंड ट्रांसमिट करेगा। मतलब ऐसे चांसेस यहाँ पर है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मे गेट रिफ्लेक्टेड, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मे गेट एब्जॉर्ब एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मे गेट ट्रांसमिटेड। तो ऐसी अगर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के ऊपर अगर इंसिडेंट हो रही है, देखो अगर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के, इस कोल्ड बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो उसमें से ऐसे चांसेस है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब हो सकती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो सकती है एंड कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो Q यूज़ किया है मैंने सिंबल, Q क्या है, Q इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट और टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो थर्मल रेडिएशन क्या होता है, एक कंसेप्ट है यहाँ पर। थर्मल रेडिएशन होता है कि कौन सा भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर वो एनर्जी या फिर हीट इमिट करता है टू द सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। देखिए जो एनर्जी या फिर जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। देखो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वो क्या होता है, हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र होता है। तो थर्मल रेडिएशन का डेफिनेशन क्या आएगा, अ हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स ऑलवेज इमिट्स द हीट विथ to the surrounding because the surrounding has the low temperature as comparable to the hot object। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि Q अमाउंट ऑफ जो हीट है, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, मतलब थर्मल एनर्जी ये क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होगी तो क्या होगा कि सम पार्ट ऑफ द एनर्जी और सम पार्ट ऑफ द हीट में गेट रिफ्लेक्ट। तो ऐसे चांसेस, ऐसी संभाव्यता यहाँ पर हो सकती है क्योंकि कौन सा भी जो बॉडी है वो क्या करेगा, एक तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट करेगा। मतलब यहाँ पर 3 चांसेस हो सकते हैं। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड उसको हम QR बोलेंगे, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसमिटेड उसको हम QTR बोलेंगे एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट एब्जॉर्ब इन दिस बॉडी उसको हम क्या बोलेंगे, QA बोलेंगे। तो हमने जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट की थी तो वो क्या हो गई, उस एनर्जी का यूज़ क्या हो गया, एक तो वो मतलब उसका जो कुछ क्वांटिटी है वो एब्जॉर्ब हो गया, कुछ क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो गया एंड कुछ क्वांटिटी क्या हो गया है, ट्रांसमिट हो गया है। ठीक है, तो QA क्या है, Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट और टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन और टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। QA क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय दिस ऑब्जेक्ट। QR क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड है एंड QTR क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, Q से डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, हम लेफ्ट साइड को Q से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को Q से डिवाइड करेंगे। कुछ फ़र्क यहाँ पर होता है क्या, कुछ नहीं होता है, जस्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो Q से यहाँ पर डिवाइड किया, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QTR अपॉन Q। ठीक है, तो QA अपॉन Q को हम नाम देंगे A। तो A इक्वल्स टू क्या है, QA अपॉन Q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू A प्लस R प्लस TR, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, R क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड TR क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो A का वैल्यू क्या आएगा, A इक्वल्स टू हमने QA अपॉन Q माना है। तो इसको मैं रब करता हूँ अभी। देखिए बहुत इजी है यार, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो इसका जो फाइनल है मैं यहाँ पर इधर लिखता हूँ। तो इसके बाद सिंस A इक्वल्स टू QA अपॉन Q, R इक्वल्स टू QR अपॉन Q एंड TR इक्वल्स टू QTR अपॉन Q। ठीक है, A क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, R क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड TR क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। शो दैट, 2 मार्क के लिए, शो दैट
A प्लस R प्लस टी आर इक्वल्स टू 1। तो ये आपको प्रूव करना है, 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम के बाद आपको लिखना है Q क्या है, QA क्या है, QR क्या है, QT क्या है, देन Q से डिवाइड करना है। ये आपको पूरा प्रोसीजर करके ये आपको लिखना है। देयरफॉर फाइनल A प्लस R प्लस टी आर इक्वल्स टू 1। और आपको यहाँ पर नीचे लिखना है वेयर ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड टी आर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू ये तीनों का जो एडिशन होता है कोएफिशिएंट का, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम डेफिनेशन देख लेंगे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इन तीनों का हम डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या आया था, A प्लस आर प्लस टी आर इक्वल्स टू 1 आया था। A का वैल्यू क्या था, A इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू था। तो अभी हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या है, इसको हम दूसरा एक नाम देंगे और इसको हम एब्सॉर्प्टिव पावर भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द absorptive power or it is also called as the absorptivity। तो अभी कभी कभी आपको इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और डिफाइन द एब्सॉर्प्टिव पावर और डिफाइन द एब्सॉर्प्टिविटी। तो इसका मीनिंग सेम ही होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है ये फॉर्मूले से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन और व्हाट इज़ द एब्सॉर्प्टिव पावर और व्हाट इज़ द एब्सॉर्प्टिविटी। क्या है, ये एक रेशियो है। इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी और अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी absorbed by the material to the total amount of energy or total amount of heat incident on that material। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ, लिख लीजिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ, एक क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो भाई, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ क्या है, क्यू ए मतलब क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और उसको हम थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं और रेडिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मटेरियल और बॉडी टू टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन हम बोल सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है 2 मार्क के लिए आता है। देखो इतना कुछ हार्ड नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मूला में आपको दिखता है वही आपको वर्डिंग में लिखना है। क्या है भाई, एक रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ क्यू ए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब। तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की है इस बॉडी ने या फिर वो मटेरियल ने, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ क्यू ए मतलब क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द मटेरियल टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट मटेरियल। इट इज़ कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो अभी आर क्या है, आर इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन क्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इसका डेफिनेशन सेम आएगा, आपको सेम लिखना है। इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यहाँ पर एब्जॉर्ब की जगह पर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द मटेरियल टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन दैट मटेरियल और ऑन दैट बॉडी। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड सिर्फ रिफ्लेक्टेड आएगा। तो ये आएगा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेंस भी हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद टी आर है, टी आर इक्वल्स टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू। इसका डेफिनेशन भी सेम आएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी transmitted through that material to the total amount of heat energy incident on that material। तो ये हो गए भाई 3 डेफिनेशन। देखो आपको यहाँ पर सिर्फ एब्सॉर्ब की जगह पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है,
हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम। आपको सिर्फ लिखना है, बाकी डेफिनेशन बाकी वर्डिंग एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो ये इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ जो ट्रांसमिशन है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन मतलब ए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टी आर, ऑल थ्री आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटीज़ है। क्यों है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर को हीट है, नीचे भी हीट है, तो हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी अपॉन कैलोरी क्या होता है? यहाँ पर कैंसिल होता है, तो उसका कुछ यूनिट नहीं आता है एंड उसका कुछ डायमेंशन नहीं आता है। तो इट इज़ द डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ठीक है, नोट डाउन किया। तो अभी देखो, अभी हमने क्या स्टडी किया था, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये हीट ऐसे इंसिडेंट होती है, थर्मल रेडिएशन अगर इंसिडेंट होते हैं, थर्मल रेडिएशन अगर इंसिडेंट होते हैं, तो चांसेस क्या क्या है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। कुछ क्या होती है भाई? ट्रांसमिट होती है। कुछ क्या होती है? ट्रांसमिट। एंड कुछ क्या होती है? यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। ये हमने अभी देखा था। तो अभी देखिए, अगर ऐसा मटेरियल है कि जिस मटेरियल के अंदर से क्या हो रही है, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। अगर हमने ऐसा मटेरियल लिया है जिस मटेरियल से जो रिफ्लेक्शन है वो जीरो है एंड एब्सॉर्प्शन क्या है? जीरो है। मतलब एक ऐसा मटेरियल हमने लिया, ऐसा बॉडी लिया जिस बॉडी के अंदर से क्या हो रहा है? ओनली ट्रांसमिशन हो रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन जीरो है एंड एब्सॉर्प्शन जीरो है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो है एंड कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जीरो है एंड उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ जो ट्रांसमिशन है, जिसको हम टी आर बोलते हैं, टी आर इक्वल्स टू 1 है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। उसको हम गुड ट्रांसमीटर बोल सकते हैं। इस मटेरियल को हम एज ए परफेक्ट ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। तो इस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ गुड इमीटर, सॉरी, इट इज़ अ गुड ट्रांसमीटर। इसको हम गुड ट्रांसमीटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस मटेरियल से क्या हो रहा है कि 100% एनर्जी क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है। रिफ्लेक्शन जीरो है एंड एब्सॉर्प्शन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक होता है डायथर्मनस मटेरियल, डायथर्मनस मटेरियल एंड सेकंड वाला होता है अथर्मनस मटेरियल, अथर्मनस मटेरियल, ठीक है। तो अभी अथर्मनस एंड अथर्मनस मटेरियल क्या होता है? देखो, जो ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसमिट होता है, अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या करता है? हीट ट्रांसमिट करता है, रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, थर्मल रेडिएशन वो क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायथर्मनस मीडियम बोलेंगे। मतलब वो मटेरियल अलाउ करता है ट्रांसमिशन के लिए। अगर मतलब उसका डायथर्मनस मीडियम में क्या होता है? टी आर जो होता है कभी जीरो नहीं होता है। उस पर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन जीरो हो सकता है, लेकिन डायथर्मनस मीडियम में जो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है कभी जीरो नहीं होगा। और ये जो डेफिनेशन है बहुत आईएमपी डेफिनेशन है ये दो, क्योंकि आपके बुक में एक्सरसाइज में पूछे हैं, एक क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अथर्मनस सब्सटेंसेस एंड डायथर्मनस सब्सटेंसेस। तो अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं एंड डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट allows to transmit the thermal radiation through the medium, that means TR should not be a zero, is called as the diathermanous substances, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। A substances through which thermal
thermal radiations can transmit is called diathermanous substances। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। ड्राई एयर से क्या होता है, हीट और रेडिएशन ट्रांसमिट होते हैं। देन उसके बाद ऑक्सीजन है भाई, देन हाइड्रोजन गैस है, देन सोडियम क्लोराइड है जिसको हम NaCl बोलते हैं। देन उसके बाद ग्लास है, तो ग्लास में से भी क्या होता है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं। कॉर्ड्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डिफाइन डायथर्मनस सब्सटेंसेस एंड अथर्मनस सब्सटेंसेस एंड गिव इट्स एग्जांपल। ठीक है, तो डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या है कि जो सब्सटेंस के अंदर से क्या होता है, थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डायथर्मनस सब्सटेंसेस बोलेंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल ड्राई एयर है, ड्राई एयर में से रेडिएशन पास होते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, NaCl है, ग्लास है, कॉर्ड्स है, इतने सारे एग्जांपल है। अभी अथर्मनस सब्सटेंस क्या है हम देखेंगे। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको मैं रब करता हूँ। अभी हम देखेंगे अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं। चलो ठीक है, अथर्मनस सब्सटेंसेस, राइट डाउन द टाइटल, अथर्मनस सब्सटेंसेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर ऊपर इंसिडेंट रे यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हो गए हैं, या फिर जो थर्मल रेडिएशन है इंसिडेंट हो गए हैं, तो कोई भी रेडिएशन क्या होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। एक तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ऐसा मटेरियल जिस मटेरियल से थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपैक मटेरियल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, ओपैक मटेरियल। तो व्हाट इज द ओपैक मटेरियल, ओपैक मटेरियल, व्हाट इज द ओपैक मटेरियल, जिस मटेरियल के अंदर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, TR जो होता है वो होता है 0। मतलब ट्रांसमिशन 0 है लेकिन रिफ्लेक्शन है और एब्सॉर्प्शन है। जिस मटेरियल में ट्रांसमिशन 0 है, द मटेरियल दैट डोंट अलाउ टू ट्रांसमिट द थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड एज द ओपैक मटेरियल, और ओपैक मटेरियल को ही हम बोलते हैं अथर्मनस सब्सटेंसेस। ओके, तो क्या आएगा डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस और द मटेरियल they don't allow to transmit the thermal radiation through it is called as the अथर्मनस substances। ठीक है, so write down the definition। मतलब इसका जो फार्मूला आ जाएगा अथर्मनस मीडियम का, अथर्मनस सब्सटेंस का, या फिर ओपैक मटेरियल का फार्मूला क्या आ जाएगा, परफेक्टली ओपैक मटेरियल क्या होते हैं, जिसके अंदर TR जो होता है वो 0 होता है। मतलब A प्लस R का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ जो थर्मल रेडिएशन है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो गए हैं, एक तो वो 50% एब्जॉर्ब हो गए, या फिर 50% क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन वो ट्रांसमिट नहीं होगा, ट्रांसमिशन 0 है। तो आप लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस दैट डोंट अलो to transmit thermal radiation through it is called अथर्मनस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, देखो वाटर के अंदर क्या होगा, जो आपके थर्मल रेडिएशन है पास नहीं होंगे, वाटर के अंदर से क्या होगा, थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होंगे। थोड़े अंदर तो जाते हैं लेकिन उसके बाद एब्जॉर्ब होते हैं, थोड़े अंदर जाते हैं उसके बाद एब्जॉर्ब होते हैं। आप अगर पानी में, अगर आप कुएं में देखेंगे, जो सनलाइट है ना, सनलाइट अगर ये कुआं, मैंने ये कुआं का एग्जाम्पल लिया है, तो ये कुआं है, तो इसमें पूरा वाटर है, ये 60 फीट ये डीप है और इसमें थोड़ा वाटर है, तो सनलाइट सिर्फ यहाँ तक आएगा, नीचे की गहराई तक सनलाइट नहीं जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका एग्जांपल क्या है, वाटर है, वाटर से क्या होगा, कोई भी जो रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होगी। देन उसके बाद वुड है, देन उसके बाद आयरन है, देन उसके बाद जो मॉइस्ट एयर होता है वो भी
अथर्मनस का एग्जाम्पल है मॉइस्ट एयर। बेंजीन है, बेंजीन से भी जो रेडिएशन है ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, एक तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया अभी अथर्मनस सब्सटेंसेज एंड डाई अथर्मनस सब्सटेंसेज, तो ये हो गया। तो अभी तीसरे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हो गया है, तो अगर वो टोटल जो रेज है वो क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए हैं। टोटल रेज क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसको मैं रब करता हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा हमारा पॉइंट बचा है और हमारा लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हो गए, ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके ऊपर अगर थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट हो गए हैं, तो क्या हो गया है कि जो टोटल जो रेडिएशन है ये क्या हो गए हैं, रिफ्लेक्ट हो गए। मतलब R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 0 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है, यहाँ पर 0 है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो इस मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर और गुड रिफ्लेक्टर। तो ये जब गुड रिफ्लेक्टर होता है तो कभी जब गुड रिफ्लेक्टर होता है तो ये कभी गुड एब्जॉर्बर नहीं बनेगा और ये कभी गुड ट्रांसमीटर नहीं बनेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम एक ऐसा केस कंसिडर करें कि जहाँ पर क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, टोटल जो इंसिडेंट रेज इसके ऊपर अगर इंसिडेंट हो गए हैं या फिर थर्मल रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो गए हैं और ये पूरे जो थर्मल रेडिएशन है ये क्या हो गए हैं, ये जो पूरे थर्मल रेडिएशन क्या हो गए हैं, इस बॉडी के अंदर क्या हो गए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं। मतलब उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना आएगा, 1 आएगा, रिफ्लेक्शन 0 आएगा, ट्रांसमिशन भी 0 आएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, the material in which all the incident thermal energy is absorbed is called as the black body। ठीक है, तो कल हम डिटेल में देखने वाले हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, व्हाट इज़ द ब्लैक बॉडी, उसका जो मटेरियल है कौन सा होता है, हमें ब्लैक बॉडी कैसे मिलता है। तो ये हम पूरी चीज़ें हम कल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर 1 है तो मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन भी 0 है। मतलब जो भी थर्मल रेडिएशन इसके बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं हम ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रेडिएशन चैप्टर रेडिएशन जो पोर्शन है स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा जो पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा बेसिक है यार, इतना कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है, एक ही हमने आज डेरिवेशन देखा था, कौन सा था डेरिवेशन, A प्लस आर प्लस टी आर इक्वल्स टू 1। देन उसके बाद डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द गुड इमिटर, व्हाट इज़ द गुड रिफ्लेक्टर एंड व्हाट इज़ द गुड एब्सॉर्प्शन, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये भी हमने डिस्कस आज किया है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.